नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम, जहां कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि हमारे किसान इन जानकारियों का अपनी खेती किसानी में उचित इस्तेमाल कर सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे विज्ञान और किसान से, उसके बाद आपको दिखाएंगे कृषि स्टार्टअप और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। विज्ञान और किसान में आज हम बात करेंगे राजमा की, जो कि एक दलहनी फसल है और अपने पोषक तत्वों की वजह से इसे पोषण का राजा भी कहा जाता है। खास तौर पर खरीफ के सीजन में उत्तराखंड में इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बड़े पैमाने में हमारे किसान इसकी फसल लेते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में राजमा की खेती की वजह से हमारे बहुत सारे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। यहाँ पर किसान इसे गन्ने की फसल के साथ अंतर फसल के रूप में भी लेते हैं। तो आइए देखते हैं राजमा पर हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाके हैं। कल कल बहती नदियां सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराती हैं और यहाँ जिस तरह की बारिश होती है वो राजमे की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करती है। खासतौर से यमुना घाटी की उपजाऊ दोमट मिट्टी, यहाँ का तापमान और जलवायु ज्यादा उपज के लिए बहुत उपयोगी है। घाटी क्षेत्र के किसान शायद ही कभी राजमे को एकमात्र फसल के रूप में उगाते हों, बल्कि यहाँ इसे अंतर फसल के तौर पर उगाने का चलन है। ज्यादातर किसान गन्ने के साथ इसे बोना पसंद करते हैं। राजमे के साथ एक और अच्छी बात यह है कि ये 90 से 115 दिनों के भीतर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 12 से 20 क्विंटल है। देहरादून के आसपास रहने वाले वो किसान जो कभी गेहूं, धान, रतून, मक्का और तोरिया की खेती किया करते थे, अब राजमा उगा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि इसकी फसल जल्दी पककर तैयार हो जाती है और जल्द मुनाफा मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि राजमा बोने की शुरुआत कुछ ही किसानों ने की थी, लेकिन मुनाफा देख दूसरे किसान भी इसकी ओर आकर्षित हुए। इसका परिणाम ये निकला कि उत्तराखंड में राजमे का रकबा साल दर साल बढ़ता गया। राजमे की इसी कामयाबी में ढकरानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की सेवाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस केंद्र ने क्षेत्र के राजमा किसानों की खूब मदद की है। वैज्ञानिकों और किसानों की मिलीजुली कोशिशों की बदौलत ही पूरा इलाका राजमे की खेती के रूप में बदल गया है। कुछ समय पहले तक यहाँ सिर्फ 3 हेक्टेयर जमीन पर राजमा बोया जाता था, लेकिन अब ये रकबा बढ़कर 100 हेक्टेयर हो गया है। स्थानीय किसानों का मानना है कि दूसरी प्रचलित फसल की तुलना में राजमे से ज्यादा आमदनी मिल रही है। इस दलहनी फसल की ओर किसानों के आकर्षण की एक वजह इसकी आसान थ्रेसिंग भी है। राजमे की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए वैज्ञानिकों की ओर से बाकायदा अभियान चलाया गया। किसानों को इसके आर्थिक फायदे गिनाए गए और उगाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि प्रति हेक्टेयर 80 किलो बीज की जरूरत होगी। कतार से कतार का फासला 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। वैज्ञानिकों ने उन्हें ये भी बताया कि बोने से पहले बीजोपचार जरूर करना है। इतना ही नहीं, प्रशिक्षु किसानों की मिट्टी को भी जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही उर्वरकों की सिफारिश की गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक किसानों के संपर्क में रहे, उनके खेतों का दौरा करते रहे और किसी समस्या के आने पर उसका निदान करते रहे। प्रशिक्षण का नतीजा ये रहा कि दूसरी फसलों के मुकाबले राजमे का उत्पादन और मुनाफा दोनों अधिक रहे। कई किसानों का तो यहाँ तक कहना है कि उनकी फसल कटाई वाले दिन ही बिक जाती है। स्थानीय बाजार में राजमे की अच्छी खासी स्वीकार्यता है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ी इलाकों में राजमा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन बदलते तापमान की वजह से गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी इसका बीज तैयार किया जा रहा है। इन लक्षित इलाकों में इसे फरवरी में भी बोया जाता है। फरवरी की फसल बरसात शुरू होने से पहले ही तैयार हो जाती है। वैसे राजमा सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के अलावा वसा भी मौजूद होती है। 100 ग्राम उबले राजमे में
8.7 ग्राम प्रोटीन, 22.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 6.4 ग्राम फाइबर और 0.5 ग्राम वसा होती है। ऐसे लोग जिन्हें अपनी सेहत का ख्याल है, राजमा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये थे राजमा पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त हुआ है इस माह के कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम और महीने के आधार पर आपको अपनी फसलों में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इस माह का कृषि कैलेंडर। जनवरी माह में किसान भाई मूली की खेती कर सकते हैं। मूली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। बुआई करने के लिए मूली का बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मूली के बीज का शोधन 2.5 ग्राम थिरम से 1 किलोग्राम बीज की दर से उपशोधित करना चाहिए। मूली की फसल में रोग के साथ साथ कीटों का भी प्रकोप होता है। मूली में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, अर्धगोलाकार सुंडी, आरा मक्खी, डायमंड बैक्टाम कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम हेतु मेलाथियान 0.05% तथा 0.05 डाइक्लोरवास का प्रयोग करना चाहिए। मूली की फसल 40 से 50 दिन में तैयार हो जाती है। जब लगे कि मूली की जड़ खाने लायक हो गई है, उस समय इसकी कटाई शुरू कर दें। तो अभी हमने कृषि कैलेंडर में आपको खेती किसानी से जुड़ी खास बातें बताई। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए किसानों से, और इसी सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं त्रिनिति सावो से, जिन्होंने हल्दी की जैविक खेती की। हल्दी एक भारतीय औषधि है जो कि अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। रसोई घर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही धार्मिक रूप से भी इसे काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। त्रिनिति साहू ने किस तरीके से इसकी जैविक खेती की और कौन सी नई किस्म की खेती की, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेघालय जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स की रहने वाली आदिवासी महिला किसान त्रिनिति सावो हल्दी की खेती करती हैं और महिला किसानों के समूह से जैविक हल्दी की खेती करवाती हैं। उनकी इस पहल से महिला किसानों की आय 3 गुना तक बढ़ चुकी है। यही कारण है कि इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। त्रिनिति ने 25 महिला किसानों के साथ मिलकर मुलियह गांव में स्पाइस बोर्ड की मदद से हल्दी की खेती की शुरुआत की थी। 4 साल के अंदर 800 किसान मिलकर अब लगडोंग किस्म की हल्दी की खेती कर रहे हैं। त्रिनिति के संगठन से 100 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो हल्दी की खेती कर रही हैं। जैविक खेती के विकास में अपने काम के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली सावो ने जैविक खेती के तरीकों के माध्यम से हल्दी के शुद्ध और सबसे शक्तिशाली रूप को विकसित करने के लिए अपने गांव मुलिह मेघालय में लगभग 800 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। लगडोंग हल्दी की कहानी गरीब महिलाओं के एक समूह की कहानी है, जो खेती के लिए खुद के लिए एक स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक साथ आती हैं। ये महिलाएं जैविक खेती के तरीकों और पर्यावरण के प्रति समर्पण का पालन करती हैं। हल्दी की लगडोंग किस्म, जो कि सैयों और उसके स्वयं सहायता समूह में महिला किसानों में होती है, उसमें करीमुन का 6 से 7.5% तक होता है, जो कि हल्दी का मुख्य घटक है, जो इसे चमकीले पीले रंग और विशिष्ट पृथ्वी सहित अपने नमकीन गुणों को प्रदान करता है। अधिकांश भारतीय खाना पकाने की नींव रखने वाला तीखा स्वाद
कर्क्यूमिन एक अत्यधिक बेशकीमती औषधीय मसाला है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक और साथ ही कैंसर रोधी गुण होते हैं। मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों में स्वदेशी रूप से उगाए गए लकडोंग हल्दी को व्यावसायिक रूप से बिकने वाली हल्दी में सोने का मानक माना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार लकडोंग हल्दी में कर्क्यूमिन की मात्रा 7% होती है। दवाओं में इसका प्रयोग बहुत होता है। सामान्य हल्दियों की प्रजाति में कर्क्यूमिन की मात्रा 2 से 5% तक ही होती है। आयुर्वेद में हल्दी का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में होता है। हल्दी की गुणवत्ता का आधार इसमें पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ कर्क्यूमिन व वाष्पशील तेल की मात्रा है। सूखी हल्दी या चूर्ण में कर्क्यूमिन की मात्रा 2.6 से 6.6% तक होती है। यदि किसान हल्दी की खेती जैविक तकनीक से करें तो अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। जैविक तकनीक से खेती में लागत बहुत कम आती है। ये भी है कि कम खर्च में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। त्रिनिति सावो का मानना है कि हल्दी की जैविक खेती कर किसान अपनी आय दोगुनी करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो भी आपने देखी त्रिनिति सावो की कामयाबी की कहानी। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे सवालों की। जी हाँ, हमारे किसानों के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका कई बार उन्हें जवाब नहीं मिल पाता, जिसके चलते वो पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसीलिए ऐसे सवाल हम विशेषज्ञ के सामने रखते हैं और वो हमारे किसानों के सवालों के जवाब देते हैं। तो आइए जानते हैं आज किन सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे किसान भाई खेती किसानी करते हैं और उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है खेती में, और उनकी इन समस्याओं का समाधान लेकर मैं फिर से हाजिर हूं बरखा चौरसिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने कार्यक्रम किसानों के सवाल और विशेषज्ञों के जवाब के। तो इसमें हम लेते हैं अपने अलग अलग किसानों के प्रश्न, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेजिटेबल साइंस के अध्यक्ष BS तोमर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। तो सर सबसे पहले हम अपना प्रश्न ले लेते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं गिरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से, जो कि पूछ रहे हैं कि जौ की फसल में खरपतवार के नियंत्रण की दवा की जानकारी चाहते हैं। देखिए, जो जौ है ये रबी की एक फसल है और अधिकांश किसान भाई इसकी बुआई कर चुके हैं, और संभवतः अभी जो फसल है वो 35 से 40 दिन की अवस्था को क्रॉस कर चुकी है। तो ऐसे में हम किसान भाई को कोई भी खरपतवारनाशी इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देंगे। और जिन किसान भाइयों ने बिजाई जो है देर से की है और उनकी फसल अभी 32 से 35 या अधिकतम 38 दिन की है, तो ऐसी स्थिति में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई खरपतवारनाशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए मैट सल्फ्रान एक दवाई होती है 20 EC की, जिसकी 8 ग्राम दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव किया जा सकता है। और जो गेहूं का मामा है या दूसरे पतली पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। सर ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं गिरेंद्र जी ये जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। और अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, जिसका मकसद ये है कि कृषि के क्षेत्र को गति दी जाए। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्थिति को सुधारने में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भूमिका होगी।
कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। इस भाग में हम बात करते हैं अलग अलग मोबाइल ऐप्स के बारे में और इसी सिलसिले में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं केवीके कृषि ऐप के बारे में। कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, आइए देखते हैं। ये ऐप किसान भाइयों को अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में अवगत कराता है। इस मोबाइल ऐप के जरिए किसान फसलों, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुधन के लिए पैकेज आदि की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई विशेषज्ञों के सामने खेती किसानी से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित फील्ड डे, किसान मेला, विधि प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों की जानकारी भी इस ऐप पर उपलब्ध होती है। किसान इस ऐप के जरिए मौसम की जानकारी और देश भर की मंडियों में एग्रो कमोडिटी की कीमतों तक पहुंच बना सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं मंडी भाव की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे हैं मंडी भाव। हमारे किसान मंडी भाव पर लगातार नजर बनाए रखते हैं ताकि उन्हें अपनी उपज का सही भाव मिल सके। तो आइए देखते हैं मंडी भाव। गुजरात की मंडियों में आलू का भाव। सूरत मंडी में आलू का भाव 900 रुपए से 2750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की मंडी में आलू का भाव। गोहाना मंडी में आलू का भाव 800 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़गांव मंडी में 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मेहम मंडी में 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की मंडी में आलू का भाव। कांगड़ा मंडी में आलू का भाव 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। पंजाब की मंडियों में आलू का भाव। दोराहा मंडी में आलू का भाव 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। खन्ना मंडी में आलू का भाव 500 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की मंडी में आलू का भाव। संगरिया मंडी में आलू का भाव 1100 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में आलू का भाव। फतेहपुर मंडी में आलू का भाव 800 रुपए से 950 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हसनपुर मंडी में आलू का भाव 900 रुपए से 1100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उझानी मंडी में भाव 900 रुपए से 950 रुपए रहा। और अब नजर मौसम के हाल पर, यानी आने वाले समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल, ताकि हमारे किसान खेती किसानी में उसी के अनुसार अपनी योजना बना सकें। बुधवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बुधवार को कई जगह बारिश संभव। बुधवार को केरल के कई इलाकों में बरसेंगे बादल। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश संभव। 2 दिन लक्षद्वीप के अधिकतर हिस्सों में बरसात के आसार। और आइए अब देख लेते हैं ट्विटर प्लेट, जिसमें हम आपको कृषि संबंधी ट्वीट्स के बारे में जानकारी देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज की ट्विटर प्लेट में।
इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishiddarshan@gmail.com। तो आज के लिए कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान उसका ज़रूर लाभ उठाएंगे और खेती किसानी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। इसी के साथ ही यहाँ लेते हैं आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।